किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के अंक में। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उर्वरकों के असंतुलित इस्तेमाल पर अंकुश लगाएगी सरकार। उत्तर प्रदेश में अब 10 पशुओं वाली डेयरी की योजना। कृषि के क्षेत्र में भारत स्लो वॉक गणराज्य ने मानकों के गठन पर करार किया। बुंदेलखंड में फायदेमंद रहेगी बौछारी सिंचाई। सरकार ने कृषि दावों के निपटान के लिए 11,281 करोड़ रुपए जारी किए। जल्द ही दवा के रूप में आ सकते हैं जैव संवर्धित अनाज। अब समाचार विस्तार से। सरकार उर्वरकों के असंतुलित इस्तेमाल पर अंकुश लगाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि इससे न केवल मृदा की सेहत खराब हो रही है बल्कि कृषि उत्पादन और किसानों की आमदनी भी प्रभावित हो रही है। एक जानकारी के अनुसार आवश्यक एनपीके, नाइट्रोजीनियस, फास्फोरिक व पोटासिक उर्वरकों के स्थान पर यूरिया के बेतहाशा इस्तेमाल से मृदा की स्थिति खराब हो रही है। किसान नाइट्रोजन के उच्च स्रोत यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके मूल्य पर सब्सिडी मिलती है। वहीं एनपीके खाद मसलन डीएपी और एमओपी का मूल्य नियंत्रण मुक्त है। सरकार इस मामले को देख रही है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में अब 10 पशुओं वाली डेयरी योजना लाएगी। पशुपालन विभाग ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। वहीं सरकार ने सूबे में 25 पशुओं वाली 2,500 माइक्रो कामधेनु डेयरी खोलने की भी योजना बनाई है। गौरतलब है कि सरकार ने 2013 में 100 दुधारू पशुओं की 75 कामधेनु डेयरी योजना का ऐलान किया था। इसके बाद 50 पशुओं वाली मिनी और 25 पशुओं की माइक्रो कामधेनु योजना की घोषणा की गई थी। तय लक्ष्य के तहत सूबे में अब 300 कामधेनु डेयरी, 1,500 मिनी कामधेनु और 2,500 माइक्रो कामधेनु डेयरी की स्थापना कराई जाएगी। कृषि के क्षेत्र में भारत व स्लो वॉक गणराज्य ने मानक के गठन, परीक्षण सुविधाओं तथा तीसरा पक्ष उत्पाद प्रमाणीकरण को लेकर सहयोग व सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए करार किया है। इस सहमति पर भारतीय मानक ब्यूरो BIS तथा स्लो वॉक के मानक मापक व परीक्षण कार्यालय ने दस्तखत किए। यह जानकारी BIS की तरफ से दी गई। समझौते के तहत मानकों के गठन पर नियमों व प्रक्रियाओं पर वैज्ञानिक व तकनीकी सूचनाओं का आदान प्रदान हो सकेगा। इसके अलावा विकास के विभिन्न चरणों में अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों पर टिप्पणियां, तीसरे पक्ष के उत्पाद प्रमाणीकरण और प्रबंधन प्रणाली, प्रमाणन तथा प्रमाणन गतिविधियों पर तकनीकी सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश में पानी की किल्लत वाले बुंदेलखंड इलाके में बौछारी अथवा इजराइल विधि से सिंचाई काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार बुंदेलखंड की तरह इजराइल भी पहाड़ी क्षेत्र है और वहां पानी की कमी है। इस समस्या के मद्देनजर 1959 में एक इजरायली इंजीनियर द्वारा खेती में बौछारी पद्धति का इस्तेमाल किया गया। इस विधि का इस्तेमाल कर किसान सिंचाई के दौरान 60% तक पानी बचा सकते हैं। बुंदेलखंड में पानी की कमी को देखते हुए विशेषज्ञ इस पद्धति को इलाके के लिए उपयुक्त बताते हैं। इस पद्धति में स्वचालित यंत्रों की मदद से जल फसल के ऊपर वर्षा की तरह छिड़का जाता है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार बौछारी प्रणाली से भूमि को बिना समतल किए अच्छी तरह सिंचाई की जा सकती है। इसलिए ऊंची, नीची व अधिक ढलान वाली भूमियों के लिए यह प्रणाली उपयुक्त है। बौछारी सिंचाई पहाड़ी क्षेत्र जहां मृदा की तह पतली और नीचे कड़ी या पथरीली हो, जिन स्थानों पर पानी की कमी हो, जहां पानी खारा हो या विशेष गर्मी पड़ती हो, जहां श्रमिक आसानी से उपलब्ध ना हो, वहां के लिए उपयुक्त रहती है। यह सब हालात बुंदेलखंड के परिदृश्य से बहुत मिलते जुलते हैं। बौछारी पद्धति से खेती के लिए लगाए जाने वाले संयंत्रों पर सरकार छूट भी प्रदान करती है। सरकार ने किसानों के 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक फसल ऋण पर बैंकों को ब्याज सहायता दावों का भुगतान करने के वास्ते अप्रैल और जुलाई के बीच नाबार्ड को 11,281 करोड़ रुपए जारी किए। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि बजट 2015-16 में 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक फसल ऋणों के लिए ब्याज सहायता योजना के क्रियान्वयन हेतु 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। वैज्ञानिक अगर अनाज के कार्बोहाइड्रेट में बदलाव करने में सफल रहते हैं तो वे दिन दूर नहीं जब आप चावल और गेहूं का इस्तेमाल दवा के तौर पर भी कर सकेंगे।
चावल, गेहूं के अलावा ज्वार, बाजरा और रागी जैसे साबुत अनाजों का आंशिक रूप से जैव संवर्धन करके आईआईटी खड़गपुर के 5 शोधकर्ताओं का एक दल न्यूट्रास्यूटिकल्स विकसित करने में लगा है। यह अनाज का एक ऐसा जैव संवर्धित रूप होगा जिसमें पोषण और फार्मास्यूटिकल्स दवा के दोनों के उत्कृष्ट गुण होंगे। अगले 3 साल में एक बार तैयार हो जाने पर इन जैव संवर्धित अनाजों को ठीक उसी तरह खाया पिया जा सकेगा जैसे बिस्किट, चॉकलेट, कॉर्नफ्लेक्स खाए जाते हैं या स्वास्थ्यकारी पेय पिए जाते हैं। और किसान भाइयों, अब बात करते हैं कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय की जाने वाली कृषि गतिविधियों की। किसान भाई हर हाल में इस माह के अंत तक संकर धान की रोपाई का कार्य पूरा कर लें। साथ ही खरीफ की अन्य फसलों की बुआई का काम भी तेजी से पूरा किया जाए ताकि फसल पिछड़ने ना पाए। बासमती धान की टाइप 3, बासमती 370, तारावड़ी बासमती आदि प्रजातियों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जुलाई के अंत तक तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगस्त के प्रथम पक्ष में रोपाई करें, जिससे दाने की गुणवत्ता व सुगंध का विकास अच्छी तरह से हो सके। प्रतिकूल मौसम के कारण अधिक अवधि वाली पौध की रोपाई विलंब से करने की दशा में चोटी काटकर करें। इससे तना वेधक एवं हिस्पा आदि कीट का प्रकोप कम होगा। कम वर्षा की स्थिति में फसल में लोहे की कमी की संभावना अधिक रहती है, अतः सफेदा रोग के लक्षण दिखाई दें तो उसके नियंत्रण के लिए 4 किलो फेरस सल्फेट का 20 किलो यूरिया के साथ घोल बनाकर छिड़काव करें। जिन किसान भाइयों की धान की फसल 20 से 25 दिन की हो गई है तो नत्रजन उर्वरक 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। धान की फसल में यदि पौधों का रंग पीला पड़ रहा हो तथा पौधों की ऊपरी पत्तियां पीली और नीचे की हरी हो तो इसके लिए जिंक सल्फेट 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 300 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। वर्तमान मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाई मक्का की बुआई मेड़ों पर करें, साथ ही तिल, उड़द, मूंग, बाजरा आदि फसलों की बुआई भी जल्द करें। सब्जी की खेती करने वाले किसान भाई बैगन व मिर्च की तैयार पौध की रोपाई मेड़ों पर करें। वर्षाकालीन कद्दू वर्गीय सब्जियों में लौकी, तरोई, सीताफल, करेला, टिंडा की बुआई करें। कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं मंडी भावों की। गेहूं वाराणसी में 1575 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 1370 रुपए, शाहजहांपुर में 1400 रुपए, इटावा में 1370 रुपए और बरेली में 1460 रुपए प्रति क्विंटल। चना वाराणसी में 4915 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 4565 रुपए, शाहजहांपुर में 4825 रुपए, इटावा में 4950 रुपए, बरेली में 4600 रुपए प्रति क्विंटल। चावल वाराणसी में 2030 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 2109 रुपए, शाहजहांपुर में 2005 रुपए, इटावा में 2275 रुपए और बरेली में 2150 रुपए प्रति क्विंटल। मसूर वाराणसी में 6390 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 6600 रुपए, शाहजहांपुर में 6850 रुपए और बरेली में 6800 रुपए प्रति क्विंटल। अरहर वाराणसी में 6635 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर में 7220 रुपए, इटावा में 6900 रुपए और बरेली में 7250 रुपए प्रति क्विंटल। आलू वाराणसी में 700 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 680 रुपए, शाहजहांपुर में 750 रुपए, इटावा में 550 रुपए और बरेली में 825 रुपए प्रति क्विंटल। टमाटर सीतापुर में 2310 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर में 2125 रुपए, इटावा में 2450 रुपए और बरेली में 1800 रुपए प्रति क्विंटल। प्याज वाराणसी में 1820 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 2350 रुपए, शाहजहांपुर में 2350 रुपए, इटावा में 2600 रुपए और बरेली में 2500 रुपए प्रति क्विंटल। गुड़ वाराणसी में 3230 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 3100 रुपए, शाहजहांपुर में 2850 रुपए, इटावा में 3425 रुपए और बरेली में 2600 रुपए प्रति क्विंटल। तो किसान भाइयों, ये थे कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। मेरे साथ बोलो ए।
अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार, खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। हमारे सभी दर्शक किसान भाइयों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, चाहे हमारी फसलों के स्वास्थ्य की बात हो या मानव स्वास्थ्य की बात हो, स्वच्छता सबके लिए जरूरी है। और अगर मानव द्वारा जनित कूड़ा करकट, गंदगी या हमारी फसलों के अवशेष अगर इनका उपयोग कर लिया जाए तो फिर आम के आम गुठलियों के दाम वाली बात हो जाती है। आज इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे और जानकारियां इकट्ठा करेंगे कि मानव द्वारा जो भी कूड़ा करकट बाहर फेंका जा रहा है, अगर उचित निस्तारण हो जाए यानी कंपोस्टिंग हो जाए तो इसके क्या फायदे हैं और कैसे ये कंपोस्टिंग की जा सकती है। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ओमवीर सिंह जी। आप संयुक्त कृषि निदेशक हैं उर्वरक कृषि विभाग उत्तर प्रदेश में। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब सभी दर्शक किसान भाइयों की तरफ से। डॉक्टर साहब, बहुत ही आवश्यक है कि हम अपनी साफ सफाई रखें और अगर गंदगी का उचित निस्तारण हो सकता है तो किया जाए। तो डॉक्टर साहब, कंपोस्टिंग से क्या तात्पर्य है और क्यों आवश्यकता है इसकी, हम जानना। अरुण जी, हमारा देश जो कृषि प्रधान देश है और हमारी कृषि में जो महत्वपूर्ण कृषि निवेश है वो उर्वरक है जी। उर्वरक का ज्यादा इस्तेमाल और असंतुलित मात्रा में इस्तेमाल करने से हमारी मृदा पे काफ़ी असर पड़ा है और मृदा स्वास्थ्य खराब हुआ है। हमारी फसल सघनता बढ़ी है, पहले हम 1-2 फसल लेते अब 3-3 फसलों तक ले रहे हैं। तो उसकी वजह से हमारा जो कार्बनिक पदार्थ है, जो जीवांश है, उसकी कमी भूमियों में हो रही है। और उसे बढ़ाने के लिए हमारे जो कार्बनिक खादें हैं, ऑर्गेनिक हमारे जो खादें हैं, उनको डालना बहुत जरूरी, जिसके अंतर्गत हमारे गोबर की खाद भी है, वर्मी कंपोस्ट है, सिटी कंपोस्ट है। तो जो ये कंपोस्ट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण खादें हैं और इनसे हमारा जो जीवांश है या जो कार्बनिक पदार्थ है भूमि का वो बढ़ता है। आजकल हमारी भूमियों में कार्बनिक पदार्थ जो 0.8 से और 1% तक होना चाहिए वो घटकर 0.2 से 0.3% तक रह गया है, जिसके कारण हमारा मृदा का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और जो उत्पादन बढ़ना चाहिए था वह ठहर गया है। सभी फसलों में हम रासायनिक उर्वरकों का असंतुलित मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण से
हमारा जो उत्पादन है और उत्पादकता है वो बढ़ नहीं रही है, बल्कि एक जगह ठहर गई है। तो इसके लिए ये कंपोस्टिंग करना हमारी एक आवश्यकता बन गई है वर्तमान समय में। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारे गांव में किसान भाई हैं, फसलों के अवशेष को सड़ाकर, गोबर को सड़ाकर कंपोस्ट तो बनाते हैं, लेकिन शहरी कंपोस्टिंग जो नया अभी बिल्कुल खुल के विषय आ रहा है, इसका क्या मतलब है? हाँ देखिए अरुण जी, इसका कंपोस्टिंग का महत्व किसान समझता है, क्योंकि वो पहले से ही करता आ रहा है। वो गोबर की खाद को, उसको घरेलू कचरा था, उसको डाल के सड़ा के और अपने खेतों में इस्तेमाल करता था। लेकिन जो शहर की समस्या है वो वहाँ की सफाई की समस्या, और जो कूड़ा करकट जो वहाँ का विसर्जन है उसको निकाल के बाहर डाल दिया जाता है, जिससे बीमारी फैलने का डर रहता है। काफी वहाँ पक्षी जानवर वहां घूमते रहते हैं, जिनकी वजह से एक्सीडेंट होने का डर रहता है। तो इन दोनों समस्याओं के निजात के लिए यह है कि जो हमारा वो कूड़ा कचरा है उसमें जो जैविक पदार्थ है उसको अगर अलग कर लें, और जो सड़ने गलने वाली चीजें वो अलग हो जाएंगी, और जो सड़ गल नहीं सकती जो चीजें उसकी छटनी कर लें, और उसके बाद जो हमारा कंपोस्टिंग बनाने की विधि है उसको अपना के इसका एक बहुत अच्छी खाद हम एक तैयार कर सकते हैं, और उसको अपने खेतों में किसान भाई तैयार कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री की आवश्यकता नहीं, किसान जो अपने खेतों में अभी भी करते आ रहे हैं उन्हीं विधियों के द्वारा, उनको बस थोड़ा सा तकनीकी अपना के अभी भी किसान उसका प्रयोग कर सकते हैं और कंपोस्ट बना सकते हैं। जो शहर का, हमारे नगरीय क्षेत्र का विसर्जन है उसका एक सही इस्तेमाल हो सकता है, उसकी खाद बन सकती है, और हमारी उर्वरा शक्ति हमारी जमीन की बढ़ सकती है, मृदा स्वास्थ्य में वृद्धि हो सकती है, हमारे उत्पादन में भी वृद्धि होगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, गंदगी का भी एक उपयोग हो जाएगा और आसपास का वातावरण भी स्वच्छ होगा, जिससे जो जैविक आपने जो बताया सड़ने गलने से जो जैविक प्रदूषण हो रहा है उससे होने वाली बीमारियां भी कम होंगी। तो डॉक्टर साहब, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे खाद बनाई जा सकती है? अरुण जी, कंपोस्टिंग के महत्व को देखते हुए इसी सिटी कंपोस्ट को, जो शहर से निकलने वाला विसर्जित पदार्थ है उसको कंपोस्ट बना के उसको, जिसको नाम दिया गया सिटी कंपोस्ट, भारत सरकार के द्वारा इसको उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। अतः ये जो हमारे रासायनिक उर्वरक हैं जैसे यूरिया, डीएपी, उसी प्रकार से सिटी कंपोस्ट भी एक उर्वरक की श्रेणी में आ गया है और इसको मान्यता प्राप्त हो गई है। अब किसान भाई इसको कंपोस्ट के रूप में बना के इसका इस्तेमाल अपने खेतों में कर सकते हैं। इसकी कई विधियां हैं, जैसे किसान पहले से करते हैं, उनको आए भी हैं, उनको जानते भी हैं। वो ढेर बना के भी कर सकते हैं, बस ढेर में ये ध्यान रखना है कि खुला नहीं छोड़ना है। दूसरा, गड्ढा बना के कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा है, टैंक बना के कर सकते हैं। इसमें जैसे नाम प्रचलित है, इंदौर विधि से भी हम कंपोस्ट बना सकते हैं, नाडेप विधि से हम कंपोस्ट बना सकते हैं। कंपोस्ट के लिए 2-3 चीजें बहुत आवश्यक होती हैं कंपोस्ट बनाने के लिए। एक तो जो कंपोस्ट बनाएंगे उसमें हमें उसका CN रेशो देखना होता है, कार्बन और नाइट्रोजन का रेशो जो है, जो अनुपात है, वो 20 से ऊपर होना चाहिए। अच्छा। अगर उसमें नाइट्रोजन ज्यादा हो जाएगी तो वाष्पीकरण के द्वारा उड़ जाती है जी। तो हमारा जो ये रेशो है, ये अनुपात है, कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात, वो 20 से ऊपर होना चाहिए, और 20 और 30 अगर ये रहता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। दूसरा उसमें नमी, अच्छा। नमी जो है 50 से 60% होनी चाहिए। और किसान एक थंब रूल है, आसानी से जान सकता है कि अगर उस कंपोस्ट को वो उठाता है और मुट्ठी में लेता है, मुट्ठी में दबाए तो उसमें से पानी टपकना नहीं चाहिए, लेकिन मुट्ठी उसकी गीली हो जानी चाहिए। अच्छा। इस प्रकार से 50-60% अगर नमी होती है तो वो नमी ठीक है। तो कंपोस्टिंग के लिए हमारा पहले तो कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात, दूसरा नमी प्रतिशत, और तीसरा तापक्रम उसमें 50 से 65% तक अगर तापक्रम है तो वो सही रहता है। आप देखेंगे किसान भाई जब अपना ढेर बना के उसको कंपोस्ट को तैयार करते हैं और उसमें हाथ डालें तो बहुत गर्मी होती है जी। तो एक तरह से ये जैविक पदार्थ होता है और इसे जीवाणु ही उसको विघटित करते हैं। विघटन की प्रक्रिया में टेम्परेचर बढ़ता है, तो वो जो जितना ज्यादा वो टेम्परेचर हो जाता है उतनी तेजी से हमारी कंपोस्टिंग होती है। तो कंपोस्ट जब सड़ती है तो उसमें जीवाणु की, हमारे जैसे कवक हैं, ये फंगस है, ये जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, ये इसको सड़ाते हैं, बड़ी तेजी से सड़ाते हैं, और उसको सही नमी, सही तापक्रम और सही वायु अगर मिल जाती है तो ये कंपोस्टिंग की प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है। तो ये हमें 4 चीजों का इसमें ध्यान रखना है कि कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात, हमारा नमी का प्रतिशत, और आवागमन, वायु का आवागमन जीवाणुओं के लिए बहुत आवश्यक है, वो होना चाहिए। इसके अलावा जो तापक्रम है 50 से 65% कम से कम उसमें होना चाहिए, जिससे हमारा ये जो कंपोस्टिंग है ये तेजी से होगी और बहुत जल्दी हमारी कंपोस्ट खाद एक अच्छी खाद तैयार हो जाएगी। जीवाणु
जो होते हैं वो विघटन की क्रिया करते हैं। पहले जो भूरे कलर की होती है, भूरे रंग की होती है, वो जब सड़ जाती है तो काले रंग में कंपोस्ट हमारी तैयार हो जाती है। तो उससे पता लग जाता है कि हमारी अब कंपोस्ट तैयार हो गई है। अक्सर जो आपने अभी आकार बताया खाद के गड्ढे का, उससे एक खाद के गड्ढे से एक बार में कितनी खाद मिल जाएगी? हाँ, इसमें देखिए ये हमारा निर्भर करता है कि हमने किस तरह का उसमें पदार्थ लिया। जो जैविक पदार्थ है जी। वो उस पर निर्भर करेगा। तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि हमारा जड़ने वाला जो जल्दी सड़ता है वो पदार्थ है और उसका आयतन कम हो जाता है, तो वो हमारा उसके जो हमने परिमात्रा घट जाएगी उसमें, जो उसका आयतन अगर कम हो जाएगा तो ये निर्भर करेगा कि हमने उसमें कौन सा पदार्थ इस्तेमाल किया है। तो सिटी कंपोस्ट में विशेष रूपता हमारा विसर्जन होता है शहरों का, नगरीय क्षेत्र का हमारा जो विसर्जन है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। और वो इस्तेमाल अगर सिटी कंपोस्ट का हम कर रहे हैं तो किसान भाई ज्यादातर ढेर बना के करते हैं या गड्ढा बना के करते हैं। नाडेप कंपोस्ट में टैंक बना के हमें करना है। तो ये जो हमारी मात्रा है कि उससे कितना बनेगा ये निर्भर करेगा हमारे उसमें हमने कितना कौन सा पदार्थ लिया, जैविक पदार्थ हमारा कौन सा है, वो उस मात्रा पर निर्भर करेगा। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं कि हमारे जो शहरों का कूड़ा करकट है उसका भी हम निस्तारण करके कंपोस्टिंग कर सकते हैं। और अगर जो उर्वरकों की बढ़ती मांग है, अगर हम कंपोस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पर उसकी मांग भी कम होगी और हमारी जो खेती में इतना ज्यादा खर्चा आ रहा है वो भी कम होगा। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। इस बीच लगभग सभी क्षेत्रों में 8 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलती रहीं। कई दिनों बाद राजधानी में बृहस्पतिवार को बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया और लोगों को चिपचिपी गर्मी से राहत मिली तथा तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि कई क्षेत्रों में लोगों को बूंदाबांदी से ही संतोष करना पड़ा। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण रविवार तक राजधानी में बारिश के आसार हैं। पिछले 2-3 दिनों में प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में छिटपुट तथा कुछ स्थानों पर सामान्य वर्षा हुई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 1-2 दिनों में प्रदेश के पूर्वी जिलों में तेज तथा पश्चिमी जिलों में हल्की बारिश होगी। अधिकतम तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 20 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। इस बीच प्रदेश के सभी अंचलों में 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलती रहेंगी। मानसूनी बारिश का किसान भाई लाभ उठाएं, खेतों की मजबूत मेड़बंदी कर दें ताकि वर्षा जल बर्बाद न होने पाए और उसका उपयोग सिंचाई में हो सके। प्रदेश को हरा भरा बनाने और वन क्षेत्र बढ़ाने के उद्देश्य से अधिक पौधे रोपित करें। पूर्व में खोदे गए गड्ढों में फलदार पौधों के रोपण के लिए विश्वसनीय नर्सरी से पौधों की व्यवस्था करें। पशुओं के नवजातों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उन्हें हर 6 महीने में कृमिनाशक दवाएं पिलाएं। तो किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार और नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।